Hello, hi, welcome to all in my class. How are you all? Uh, Friends, today we will study about हिंदी. हर एग्जामिनेशन में चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है ना, एंड आपके वनडे एग्जामिनेशंस एंड यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी आपके हिंदी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में. अगर हमें के वी एस एन वी एस या टी जी टी पी जी मतलब इनका भी अगर एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा तब भी हिंदी एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में होता ही होता है. ठीक, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ सब्जेक्ट से ही आप क्लियर कर लोगे, ठीक है ना, हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है. इसलिए आज हम हिंदी के बारे में स्टडी करेंगे. थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ी चीज़ें मैंने कंप्यूटर का भी डाल दिया, जनरल साइंस भी डाल दिया, ठीक है ना, हिस्ट्री भी डाल दिया. इस तरह से करके हम कंपाइल करके मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल रहा है खाने को हमें, ठीक है ना. बैलेंस डाइट, तो बैलेंस स्टडी भी ज़रूरी है, ठीक है ना. ये ना हो कि एक सब्जेक्ट में आप 100% मार्क्स ले लो, दूसरा छूट जाए, यही सिलेक्शन हमारा रुक जाता है. चलो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्या क्या हम पढ़ेंगे ये हम थोड़ा बता दें. आज हम वाच्य पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, ठीक है ना. इसका ब्रीफ स्टडी करेंगे, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. स्पीड वही रहेगा ताकि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं, आपका टाइम वेस्ट ना हो. ये मेरा फर्स्ट मोटिव है, राइट. क्योंकि मैं देखती हूँ ना, जहाँ मुझे लग रहा है कि यार इतना टाइम लग रहा है तो आपको तो डेफिनेटली लग रहा होगा ना, वो चीज़ें हैं, वही मैं बचाना चाह रही हूँ. चलो लेट्स स्टार्ट. वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है. समझे? मतलब इससे यहाँ वाच्य जो होता है इसमें यह पता चलता है कि कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है. जो वाक्य है हमारा, जो वाच्य है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय. वाच्य, ठीक है ना, बोलना. वाच्य बोलने का विषय अर्थात क्रिया, जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं. चलो, वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य. नाम से ही क्लियर है. अब कृतवाच्य तो एक्टिव हो गया, ठीक है ना. अब अकृतवाच्य भी दो प्रकार के हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य. पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य का मुख्य विषय बिंदु कर्ता होता है, इसमें कर्म गौड़ होता है, इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं. कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है. ठीक. जैसे आपकी अलका हंसती है, ये क्या हुआ? हंसती है, हंसती है, रोती है, सोती है, ठीक है ना. अकर्मक क्रिया, कोई एक्टिव, कोई वर्क नहीं हो रहा है, राइट. चलो, ललिता पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक, आप पढ़ाई कर रही है. जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ? क्लास ले रही हूँ, तो एक्टिव हूँ मैं, ठीक है ना. तो ये सकर्मक हो गया, कर्म हो रहा है उसके साथ. कविता सोती है, बच्चे दौड़ते हैं, इस तरह की क्रियाएं होती हैं. इनको बताइए कि कौन कौन से हैं. दौड़ना क्या है? अकर्मक है कि सकर्मक? कविता क्या है? कविता सोना क्या है? सकर्मक, अकर्मक? यू हैव टू डिसाइड एंड कमेंट बॉक्स में डालिए. इन सभी वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है. इसमें क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही आते हैं. इसके प्रथम वाक्य में अलका एक वचन तथा कर्ता है, इसलिए क्रिया का रूप भी एक वचन है. इसी तरह दूसरे तथा तीसरे वाक्य में ललिता, कविता भी एक वचन है तथा कर्ता है, इसलिए इनकी क्रिया का रूप भी एक वचन है. जबकि चौथे वाक्य में बच्चे बहुवचन है, इसलिए इसकी क्रिया का रूप भी बहुवचन है. इन सभी वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है, अतः यह सभी कृतवाच्य हैं. ठीक. अकृतवाच्य क्या होता है बेटा? अकृत, जहां कृत ना हो. कॉमन सेंस लगा के आंसर आप कर सकते हो, ठीक है ना. जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख ना हो, कर्ता प्रमुख ना हो, उसे क्या कहते हैं? अकृतवाच्य. जहां कर्ता के प्रधान हो कृतवाच्य, जहां कर्ता प्रधान ना हो
गौड़ हो उसे अकृतवाच्य। अकृतवाच्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है। कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते चलो, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक, सीता के द्वारा गाना गाया गया, ठीक है ना, इस तरह से करके। चलो देखो यहाँ एग्जाम्पल लो। मिंकू से साइकिल चलाई जा रही है, रोगी को दवाई दी जा रही है। ठीक, उसके बाद ज्ञानंदा द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, चाहत से खाना खाया जा रहा है, खाया गया रहा है, जो भी है ना। फिर इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार बदलते हैं। अंतिम वाक्य में खाना पुल्लिंग है, इसके साथ खाया गया क्रिया भी पुल्लिंग है। अर्थात जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्म वाक्य होता है, वाच्य। चलो आगे हम चलते हैं। फिर हमारा आता है बच्चों भाववाच्य। कर्मवाच्य पढ़ लिया हमने, भाववाच्य। भाववाच्य में भावों की प्रधानता होती है। भाव से ही क्लियर है, शब्द है, भावनाएं हैं, ठीक है ना। अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है जो सदैव अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग होती हैं। ध्यान रखना, भाववाच्य अकर्मक क्रिया है, ये तो पता है, और वो अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग होती है। जैसे अब चला जाए, सर्दी के मारे बैठा नहीं जाता, बच्चों से खेला जाता है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, धीरे धीरे चलो, मुझसे तो चला नहीं जाता ठीक है। चलो, इन वाक्यों में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है तथा सदैव अकर्मक होती है। वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से वाच्य में परिवर्तन। अब देखो ये थोड़ा सा चेंजिंग करना है ना, जैसे अगर आपको दे देगा, सीधा देगा, कुछ सेंटेंस दे देगा, इसको बोलो कि इनको जो है कौन सा कर्मवाच्य है कौन सा कृतवाच्य, इस तरह फाइंड आउट करने को भी दे देगा, या चेंज करके बताइए कौन सा है, तो ऑप्शन आपको पता होगा तब कर पाओगे। जैसे हम पत्र, कृतवाच्य में क्या आ गया, इधर कृतवाच्य इधर कर्मवाच्य, अपने आप समझते रहना, टाइम एक एक लाइन में बताते रहेंगे तो फिर उस टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। हम पत्र लिखेंगे तो इसका क्या होगा, कर्मवाच्य में हमसे पत्र लिखा जाएगा। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है। मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जाएगा। सजल पतंग उड़ा रहा है, सजल द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। तुम नहीं समझ सकते, सॉरी, तुम पढ़ नहीं सकते, तुमसे पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने खाना खाया, मुझसे खाना खाया गया। शिक्षक हिंदी में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। मैं भी शिक्षिका आपकी हिंदी पढ़ा रही हैं, ठीक है तो शिक्षिका द्वारा हिंदी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अर्चना मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, प्रेजेंटली हूँ वही, ठीक है ना। और अर्चना मैम द्वारा हिंदी पढ़ाया जा रहा है। कोहली ने 100 रन बनाए, कोहली द्वारा 100 रन बनाए गए। क्या अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, क्या अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई। बच्चे घूम रहे होंगे, बच्चों से घूमा जा रहा होगा। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं इतनी गर्मी में सो नहीं सकती, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ये आपका कृत और भाव आ गया, ठीक है ना। चलें, फिर कृति नहीं पढ़ी, कृति से पढ़ा नहीं गया। बच्चा नहीं रोया, बच्चे से रोया नहीं गया। हम रोज पढ़ते हैं, हमसे रोज पढ़ा जाता है। मैं खा नहीं सकता, मुझसे खाया नहीं जाता। पक्षी उड़ गया, पक्षी से उड़ा गया। बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता। क्लियर? सॉरी, चलो अब हम दूसरे पे आते हैं। अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप और फास्ट में देख सकते हो, ताकि आपका और भी टाइम कम लगे, ठीक है ना। वैसे कोशिश मेरी यही है कम से कम टाइम में।
कृतवाच्य भाववाच्य, वही हम रोज विद्यालय जाते हैं, हमसे रोज विद्यालय जाया जाता है। लड़की रात भर सो ना सकी, लड़की से रात भर सोया ना जा सका। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य कृतवाच्य। पूर्णिमा द्वारा कपड़े धो लिए गए, पूर्णिमा ने कपड़े धो लिए। हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पंक्ति से खाना नहीं खाया जाता, पंक्ति खाना नहीं खाती। कविता द्वारा चित्रकारी की जाएगी, कविता चित्रकारी करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योजना की नींव रखी गई, प्रधानमंत्री ने कृषि योजना की नींव रखी। मतलब इसे द्वारा द्वारा आ गया, इसमें डायरेक्ट बता रहा है, ठीक है ना। क्या हम पढ़ रहे हैं देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कर्म है यहाँ कृत, ठीक, यहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ कृत की। चलो, सजल द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, सजल पतंग उड़ाता है। प्रज्ञा द्वारा पाठ याद किया जाता है, प्रज्ञा पाठ याद कर चुकी है, चुका है, हाँ वही, ठीक है। प्रखर द्वारा मिठाई बांटी जाती है, प्रखर मिठाई बांटता है। जुबली के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, जुबली बच्चों को पढ़ाती है। अर्चना, माय नेम इज अर्चना, अर्चना इकोनॉमिका। अर्चना के द्वारा हरी सब्जी बनाई जाती है, बनाई गई। अर्चना ने हरी सब्जी बनाई, खाया करो, ठीक है ना। हरी सब्जी बहुत फायदेमंद होती है बच्चों। चलो, भाववाच्य कृतवाच्य, एक तरफ भाववाच्य है, अभी भाववाच्य दिया रहेगा, उसको कृतवाच्य में बदलेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अस्वस्थ व्यक्ति से खाना खाया नहीं गया, खाना नहीं खाया गया। अस्वस्थ व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। मुझसे अब चला नहीं जाता, अब मैं चल नहीं पाता। ज्ञानंदा से खेला नहीं जाता, ज्ञानंदा खेल नहीं सकती। चिड़ियों से आकाश में उड़ा जाता है, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, अब मैं पढ़ नहीं पाता। बच्चों द्वारा पार्क में खेला जा रहा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों से खाया जाता है, बच्चा खाता है। आगे चलें, चलो, ये हमारा आ गया। हमसे इतनी दूर चला नहीं जा रहा। हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए, किससे किस में परिवर्तन कर रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? देखो, हम भाववाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे रिवर्स करके एक बार कर लिया करो, रिकॉल कर लिया करो, ठीक है ना, अच्छा रहता है। हमसे इतनी दूर चला नहीं जा सकता, हम इतनी दूर चल नहीं सकते। हमसे हंसा नहीं जा सकता, हम हंस नहीं सकते। हमसे रोज़ नहाया जाता है, हम रोज़ नहाते हैं, नहाते हैं भाई। उनसे क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या वे लिखेंगे? समास वह शब्द है जिसकी रचना, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अच्छा, ओहो हो, चलो, समास आ गया ना, सीधा आ गए डायरेक्ट, राइट। तो समास क्या होता है? समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में छोटा करना, राइट। समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना होता है, नवीन रूप सार्थक शब्द होता है, और आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक मेल से बने शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। जब समस्त पदों को पृथक पृथक किया जाता है तो उसमें समास विग्रह होता है। समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद होता है। इन दोनों के समास से नया शब्द समस्त पद बनता है। समासों के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कौन कौन से होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। रट डालो, समास, समास 3, यहाँ 3 अक्षर हो गया समास में, इसी का इंटू 2 कर देना, ठीक है। समास में 6 प्रकार के समास होते हैं। रट डालो, तत्पुरुष कर्मधारय द्विग बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययी। बताओ, नंबर 1 तत्पुरुष कर्म द्विग बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययी। कितने समास? 6। कितने
समास 6, समास 6, समास इंटू 2, यानी समास में 3 शब्द होते हैं तो इसमें 6 होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। चलो तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व या गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इन दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह लुप्त होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है बेटा, इसमें कारक चिन्ह लुप्त होता है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा, सॉरी, पहला पद जो है मतलब पूर्व पद हमारा गौड़ होता है और दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसके 6 भेद होते हैं। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। पहले मैंने बता दिया, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब बताओ विभक्ति क्या है, कारक क्या है, ये बताओ। कारक अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी जितना है उतना कवर कर लेंगे। पर बताओ कारक क्या होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है वो भी बताओ। चलो तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को मतलब इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें, तत्पुरुष में। तत्पुरुष में कारक इसमें होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर आप कारक जानते हैं तो आप आराम से पकड़ लेंगे। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ सकते हैं जिनमें कुछ विशेष नियमों के कारण संस्कृत के विभक्तियों का लोप नहीं होता, जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय शिव, विश्व को भरने वाला विश्वंभर ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द परसर की तरह लुप्त हो जाता है, जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। क्लियर, कि बड़े में दही। अब इसमें क्या है, लुप्त कारक चिन्ह, जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, चूंकि हमारा कारक जितने प्रकार के होते हैं उसे उतने ही प्रकार के हमारे इसमें तत्पुरुष को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कर्म तत्पुरुष को करण से हाँ अभी साफ है, ज़्यादा हो जाता है यार कभी कभी, ये भी मतलब ना खेल खेलते हैं। चलो हाँ, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के अधिकरण में पर। अब चलो कर्म, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, गिरहकट, गिरहकट नहीं भैया, गिरहकट, गिरह धनकट, गिरह को काटने वाला, गिरहकट स्वर्ग। फिर स्वर्गवास को प्राप्त, ठीक, को आ गया इसमें ना, कर्म आ गया। करण, मन चाहा, मन से चाहा, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान में क्या होगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, जो कर्ता ने कर्म को करण से, ये अगर आपको याद है ना तो ये इसलिए बना लोगे, ठीक है ना। नहीं याद है तो याद हो जाएगा, मैं अब उसकी वीडियो डालूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। बस आप लगे रहो, ठीक है ना। ऑनेस्टली मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर, 3 काम बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलो, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कस दीजिए, मतलब ऐसे मत गालियाँ मत दे देना। मतलब अपना कमेंट कर सकते हो, अपना एडवाइस दे सकते हो, ठीक है ना, ओके। चलो फिलहाल ये हो गया। अपादान, देश निकाला, देश से निकाला, अपादान में अलग होने की बात कही जाती है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संप्रदान, गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीना के नाथ, दीनों के नाथ। अधिकरण, नगरवास, नगर में वास करने वाला। आप बीती, आप पर बीती, ने पर इसमें में पर आता है। नए समास, नए समास बेटा एक अलग समास है जिसमें ना के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है, नए समास, ठीक। जैसे असभ्य, सभ्य तो पॉजिटिव हो गया, उसका निगेटिव क्या हो गया, असभ्य, ठीक। नए समास। अभाव, असंभव, अनंत, ठीक है ना, ये हो गया आपका। चलिए अब
कर्म, इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं डिटेल में। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति को का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। आप बताइए, ठीक है ना। ये सारी चिन्ह जो है आपको ये रटा टिप्स पे होनी चाहिए, तभी मतलब आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो कर्म का क्या, का से कर्म, का से को, कर्म को, यानी इसमें क्या क्या होगा बेटा, जैसे यशपाल, यश को प्राप्त, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्गत, स्वर्ग को गया हुआ, गृहागत, गृह को आया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन, सर प्रिय, सबको प्रिय, जन प्रिय, जनता को प्रिय, मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला, गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, करण तत्पुरुष, जहां हाँ, जहां करण की विभक्ति से एवं के द्वारा का लोप हो वहां करण तत्पुरुष होता है। ये हो गया। फिर आपका मुंह मांगा, मुंह से मांगा, करण आ गया ना, करण से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, सॉरी क्या कर रही हूँ, नाउ दिस इज ओके। चलो, सो अच्छा, समझ में तो आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ ना, आई होप, क्योंकि समझ में तो आ ही रहा है, सिंपल तरीके से मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज नहीं है, राइट। समस्त पद और विग्रह, गुणहीन, गुण से हीन, हम कौन सा पढ़ रहे थे, कर्ता ने कर्म को करण से, करण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, गुणहीन, गुण से हीन, सुर रचित, सुर के द्वारा रचित, हस्त लिखित, हाथ हस्त से लिखित, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, भूख मरा, भूख से मरा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ, रेखांकित, रेखा से अंकित, संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक, अब के लिए आ गया, संप्रदान के लिए का लोप हो। सत्याग्रह, सत्र के लिए आग्रह, गौशाला, गौ के लिए शाला, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, याद कर लेना, ऐसे दे देगा, हथकड़ी दे देगा, फिर बोलेगा कौन सा समास है, ठीक, रखना जरूरी है। और अगर आपका ये भी दे दिया कि मैं तत्पुरुष है, तत्पुरुष नहीं पूछेगा कौन सा तत्पुरुष है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक दो बार देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और बहुत आसान है, वी आर इंडियन, वी शुड नो हिंदी, है ना। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, अपादान तत्पुरुष, अपादान के आगे हम, अपादान से क्या होता है, अलग होने की क्रिया होती है, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान से के लिए के द्वारा, इसके बाद अपादान से यहाँ अलग होने की उसमें होता है, ठीक है ना। ऐसे रट लो, कभी हमने भी याद किया था, छोटे थे। चलो, तो अपादान से लेकिन पृथक होने की दशा में, जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से विमुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जलहीन, जल से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, आवरणहीन, आवरण से हीन। आगे चलिए डालें, चलो अब हमारे आते हैं स्पीड पर, प्लीज़ डोंट माइंड, ये मत कहना स्पीड से चल रहे हैं, मकसद है इसका कुछ, ठीक, टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, इसलिए। धनहीन, धन से हीन, धन विमुख, धर्म से विमुख, जाति भ्रष्ट, जात से भ्रष्ट। अब बताओ, ये जो मैं तीनों बता रही हूँ कौन से समास का है, ये तो क्लियर है, तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी कौन सा कर रही हूँ, अभी जस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा, स्क्रॉल करो और देखो, बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो। संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक विभक्ति का की के
संबंध, रिलेशन आ गया ना, काकी के रिलेशन, उसका उसकी बुक, उसकी पुस्तक, उसका ये है ना, काकी के जहाँ आ गया वो आ गया, ठीक है ना। अब चलो भैया, तो ये हमारा संबंध काकी के, ठीक। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, भारत रत्न, भारत का रत्न, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्या सागर, विद्या का सागर, देश रक्षा, देश की रक्षा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, शिवालय, शिव का आलय, अमृत धारा, अमृत की धारा, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, पूंजीपत, पूंजी का पति, अधिकरण, होशी जोश में पढ़ी जा रही, रटे जा रही हूँ। अब हमारा आ गया अधिकरण तत्पुरुष। कभी कभी अपने ऊपर हंसी आती है मुझे। जहाँ अधिकरण कारक विभक्त में, अधिकरण में क्या होता है बेटा, में और पर, तो में और पर का लोप हो जाए, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, शोक मग्न, शोक में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, कला निपुण, कला में निपुण, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवाई यात्रा, हवा में यात्रा। फिर हम चलते हैं, रुको रुको रुको, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करने पर लोगों दोनों पदों के बीच समान है जो है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास आ गया, मतलब हमारा तत्पुरुष, जय हिंद, तत्पुरुष हमारे चले गए। अब सेकेंड आ गया हमारा कर्मधारय, ठीक। कर्मधारय में क्या होता है, इसकी विशेषता जान लो, कभी कोई डेफिनेशन के रूप में ही दे देता है कौन सा कर्मधारय है, कौन सा समास है, जिसमें पूर्व पद विशेषण हो, पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष, मतलब पहला विशेषण दूसरा विशेष, वह कर्मधारय समास होता है, ठीक। और पदों के बीच से के समान जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, परमानंद, परम है जो आनंद, जो का प्रयोग जहाँ हो, जो के समान कर्मधारय ठोक देना, लगा देना तुरंत, ठीक है, टिक मार देना। नील गाय, नीली है जो गाय, परमानंद, परम है जो आनंद, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महात्मा, महान है जो आत्मा, सदधर्म, सत है जो धर्म। आगे चलते हैं, हाँ अब से नाउ दिस इज ओके, चलो। अध पका, आधा है जो पका। ध्यान दें कि हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले और विशेष बाद में भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान दें। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष संज्ञा हो गया, उत्तम इसकी विशेषण हो गया, ठीक है ना। ऋषि, वर, ऋषि संज्ञा हो गया और वर श्रेष्ठ मानी विशेषण हो गया। ये हो गया हमारा बच्चा। अब देखो इसका पद और विग्रह देख लो, ठीक है ना। पीतांबर, पीला है अंबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चलो, चंद्र के समान मुख वाली, परमानंद, परम है जो आनंद, सुविचार, अच्छा है जो विचार, सदधर्म, सत है जो धर्म, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, नीलांबर, नीला है जो अंबर, महादेव, महान है जो देव। द्विक समास, द्विक समास कौन कौन सा होता है बेटे, चलो। मतलब हमारा तत्पुरुष हो गया और हमारा क्या हुआ अभी, बताइए क्या हुआ, बताइए बताइए जल्दी बताइए बताइए बताइए। ये देखिए तत्पुरुष तो हो ही गया, इसके बाद हमने क्या किया, कर्मधारय भी कर लिया। ऐसे मतलब दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो पढ़ ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है क्या पढ़ रहे हो, है ना, ये शुड नो। चलो, द्विक समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विक समास कहलाता है। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे देखो समास विग्रह हो गया, विशेष हो गया। यहाँ देखो पंचवटी, पंच प्लस वटी, ठीक, 5 वट वाला स्थान। शताब्दी, यहाँ क्या हो रहा है, देखो द्विग समास, द्विग मतलब जहाँ नंबर्स हो, सिंपली याद कर लेना, जहाँ नंबर्स हो, संख्या हो, ठीक। पंचवटी, पंच आ गया ना, 5 वटी, 5 वट वाला स्थान। शताब्दी, शतधन अब्दी यानी 100 अब्दों वाला, वर्षों का समूह। अब इसको भी देख लो, जैसे 9 है, 9 निधि, 9 निधियों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। लोक, 3 लोकों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह।
नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह, चौराहा, चार, ये अक्सर आता है, चौराहा पूछ लेता है। कौन सा समास है? तो बताओ कौन सा समास है? अभी हमने क्या पढ़ा? तत्पुरुष तो हो गया हमारा, कर्मधारय भी हो गया हमारा, क्या चल रहा है? ये द्विगु चल रहा है, ठीक। चौराहा, चार राहों का समूह, पंचमणि, पांच मणियों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। फिर हमारा आता है बच्चों बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। क्लियर? चलो अब हमारा आ गया, रुक जाओ, वेट। हाँ, महावीर, महान वीर है जो, यानी हनुमान। जो किसका वो है? कौन सा समास पढ़ रहे हैं हम? फाइंड आउट एंड लेट मी नो, ओके। पंकज, कीचड़ यानी पंख में पैदा हो जो। गिरधर, गिरु को धारण करने वाला। त्रिलोचन, तीन है जिसके लोचन। चंद्रमौल, चंद्र है मौल पर जिसके। विषधर, विष को धारण करने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। निशा, निशा में निशाचर, निशा में विचरण करने वाले यानी राक्षस। चले अब हमारा आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा? जिस समस्त पद में दोनों पदों में समान हो तथा विग्रह करने पर उनमें और अथवा या का योजक चिन्ह लगा हो, वहां द्वंद्व समास होता है, ठीक। अब इसमें देखो, जैसे जैसे माता और पिता हो गया, आगे भी चलो बताती हूँ मैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं। पाप देखो अलग चीज़ है, उसका विलोम क्या है? पुण्य, ठीक। ये द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। कभी डिटेल जब मैं ब्रीफ क्लास लूँगी, दुआ करो वो भी पॉसिबल हो जाए, जब मतलब लाइव क्लासेस लूँगी, एक एक लाइन इसको समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं, सीरियसली, बहुत डीप, मज़ा आ जाएगा, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। तो ये द्वंद्व समास कितने टाइप का होता है? इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, ठीक। अब इसमें देखो आगे, समास विग्रह क्या होता है? या अथवा। अच्छा, वैकल्पिक द्वंद्व इसका वो बता रहा है। हाँ चलो, इसमें एक तरफ हमारा पद है, दूसरी तरफ विग्रह। जन्म मरण, जन्म और मरण। दाल रोटी, दाल और रोटी। तन मन, तन और मन। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। यश अपजश, यश और अपजश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नर नारी, नर और नारी। भला बुरा, भला और बुरा। माँ बाप, माँ और बाप। दिन रात, दिन और रात। देखा, दोनों मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट भी है। दिन और रात एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, और का प्रयोग भी हो गया। ऐसे ही मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो अपने अकॉर्डिंग ना। देखो कि किस तरह से आपको याद होता है, वो अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट। चलो, जिस समास का पहला पद अव्यय प्रधान हो। अव्यय तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? तो अव्यय प्रधान हो, उपसर्ग पढ़ा होगा, प्रत्यय पढ़ा होगा, अव्यय पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा, ठीक है ना? नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है ना? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक। प्रति धनवर्ष प्लस वर्ष, प्रतिवर्ष, इससे प्रति अव्यय है, ठीक। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि, दर्शनार्थ चक्र। पाणि में जिसके क्या है? चक्रपाणि क्या है? चक्र है, पाणि में जिसके। चक्रपाणि बहुव्रीहि समास। अर्थ के दर्शन, दर्शनार्थ, अव्ययी भाव। चक्रपाणि के दर्शनार्थ, चक्रपाणि दर्शनार्थ, अव्ययी भाव। समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि ऐसे खाली हवा में पढ़े जा रहे हैं? ध्यान से सुनो, फिर से एक बार देख लो। जिस समास में पहला
पद जो है अव्यय हो और प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिवर्ष, अब प्रति आ गया ना, हमारा अव्यय आ गया तो अव्यय हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ आ जाओ आप, चक्रपाणि दर्शनार्थ। चक्र है पाणी में जिसके, ये तो बहुव्रीहि समास हो गया, लेकिन दर्शन के अर्थ में दर्शनार्थ, ठीक, ये अव्ययी भाव समास हो गया। चक्रपाणि के दर्शनार्थ, चक्रपाणि दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास आ गया। क्लियर? समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। आगे चलते हैं। बस दुआ करो जो मैं करना चाह रही हूँ वो कर सकूँ। सीरियसली मेरे पास आई हैव सो मेनी थिंग्स, मुझे बस आपको देना है। एक साथ विग्रह इस तरह से होगा, चक्र है पाणी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ चक्रपाण दर्शनार्थ। इसी तरह पीतांबर वनमाला का विग्रह, पीत है अंबर जिसका, पीतांबर बहुव्रीहि समास। वन में फूलों की माला, वनमाला मध्य पद लोपी, पीतांबर की वनमाला, पीतांबर वनमाला। क्लियर? संबंध तत्पुरुष हो गया, की आ गया ना। वन के फूलों की माला, इसी तरह ये देखो वनमाला, पीत है अंबर जिसका, उसकी वनमाला। यहाँ यदि पीत है अंबर जिसका, उसकी वनमाला, ऐसा विग्रह किया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, चले विशिष्ट। पहला पद नाम पद समास में, पहला पद अव्यय या उपसर्ग ना होकर संज्ञा विशेषण के रूप में होता है। ऐसे हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग अक्सर होता है। चलो अब देखो यहाँ आगे सीधे हम समस्त पद अव्यय विग्रह। ठीक, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज, दिन दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, धन धन बोलने में थोड़ा सा नहीं हो पाता ना इजी, तो प्लस प्लस बोलती जाऊंगी। यथा प्लस शक्ति, यथा के अनुसार। आमरण, आ प्लस मरण, मरण तक। अनुरूप, अन प्लस रूप, रूप के योग। यथाक्रम, यथा प्लस क्रम, कर्म के अनुसार। भरपेट, भर प्लस पेट, भरपेट। अब देखो यहाँ आ जाओ, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रति एक प्रत्येक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। हर घड़ी, घड़ी घड़ी, यथासंभव समय के अनुसार। भर पेट, पेट भर के। बेकाम, बिना काम के। बेखटके, बिना खटके। दिनों दिन, दिन ही दिन में। आमरण, मरण तक। आ जन्म, जन्म से लेकर। गांव गांव, प्रत्येक गांव। घर घर, प्रत्येक घर। कहते हैं ना घर घर जा रही हैं, है ना? क्या घर घर जाती रहती हो, क्या गांव गांव घूम रहे हो? ठीक है ना, वही है। अच्छा, ये हो गया हमारा, हमारा क्या था बच्चों? ये आप बताओ कमेंट करके थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा था समास। अब हम अलंकार पे आ जाएं। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे गहने हम पहनते हैं ना तो हम खूबसूरत लगने लगते हैं, आई लव ज्वेलरी, बट लादने में प्रॉब्लम होती है, खरीदने मतलब स्टोर करने का शौक है। अब ये मत बोल देना कि हाँ चलो तो अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाते हैं। काव्य में शब्द तथा अर्थ दोनों का ही समान महत्व है। दोनों ही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। ठीक, अब इसमें क्या कनक कनकते सौगुनी, एक कनक का अर्थ क्या होता है कुछ और, दूसरे कनक का अर्थ होता है कुछ और। जैसे कनक शब्द की पुनरावृत्ति से सौंदर्य का सृजन हुआ, है ना। इस पंक्ति में कनक के स्थान पर एक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक, चले, हाँ ये चलना तो ही। परमिशन ग्रांटेड माय लॉर्ड, आपकी परमिशन से होगा भैया, गुरुदेव। चलो
तो अलंकार हो गया, समाप्त हो जाती है। इस तरह 3 बेर खाती थी, ये रट लेना, ये कई बार आया है आपके उसमें एग्जाम्पल में, हर एग्जामिनेशन में अक्सर आ जाता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, बेर खाती, बेर माने यहाँ बेर शब्द के विभिन्न अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी, 3 मतलब बेर शब्द, एक बेर का अलग बात है, बेर जो बेर एक फल होता है, एक बेर क्या होगा 3 बार खाना। ठीक, चलो अच्छा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो हम शब्दालंकार पे पहले आते हैं, फिर अर्थ पे आएंगे। शब्दालंकार में देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्त, पुनरोक्त, पुनरोक्ति, वदाभास, वीप्सा और वक्रोक्ति। मतलब पुनरोक्त प्रकाश होता है, पुनरोक्त वदाभास होता है। ठीक है ना। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्त, प्रकाश, पुनरोक्त, वदाभास, वीप्सा और वक्रोक्ति। और हमारा अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थशयोक्त, भ्रांतिमान, अन्योक्ति। ठीक, शब्दालंकार पे चलते हैं। शब्दालंकार क्या होता है? जब शब्दों की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तथा काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार में सबसे नंबर 1 क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, अभी हमने पढ़ा था ना। तो जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास कहते हैं। ठीक, मतलब वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होती है बच्चा? सिर्फ एक बार। ठीक, चलो। कहत कहत कत परदेसी की बात, पीरी परी देह छीनी राजा स्नेह भीनी। ठीक, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। विमल वाणी ने वीणा ली, कूकै लगी कोयलें, कदम्बन पे बैठ फेरी। उपर्युक्त उदाहरणों में क, प, क, घ, व का वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई, यहाँ छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास। मतलब छेकानुप्रास क्या हो गया? आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, और यहाँ क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। ठीक, इसमें आ जाते हैं। देखो चलो, कारी क्रूर कोकिल कहाँ का बैर, कावतरी तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। हम लोग छोटे थे ना, तुम्हारे म्यूज़िक टीचर थे, बहुत अच्छे से, मतलब जब व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तक म्यूज़िक ऐसे ही था, तो बहुत अच्छा मतलब वो करती, सिंगिंग कराती थी। रघुपति राघव राजा राम, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, मिटा मोदू मन भाए मलिने, सुरभित सुंदर सुखद पावन की, रज जामे सिर भीचे, बरखत बारिद बूंद सुरंग सुधियाँ सुहावनी। इसमें ध्यान देना, इसकी विशेषता क्या है जो हमने ये लाइनें पढ़ी, इसमें क्या हुआ? उपयुक्त उदाहरणों में एक ही वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक ही बार होता है, एक से अधिक बार हुई है। यहाँ बरखत बारिद बा बा बा, ये सुरंग सुधिया सुहावनी सु सु सु, सुरभित सुंदर सुखद पावन स स स, मतलब ये वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक, प्रथम उदाहरण में कारी कूर कोकिल कहाँ, का वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई थी, यहाँ वृत्त्यानुप्रास हो गया। जब एक ही बार आवृत्ति एक ही बार हो प्रयोग तो छेकानुप्रास, और एक से अधिक बार हो वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है?
जब कंठ तालु दंत, कंठ, ठीक है, जहाँ आवाज़ हमारी निकलती है कंठ होता है, तालु जहाँ हमारी टंग जो है टच करती है, तालु, ठीक है ना, और दंत हमारे दांत के भाग ना, जहाँ जीभ टच करती है, ठीक है ना। तो इससे कंठ तालु दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास, करेक्ट। जैसे तुलसीदास सदित निस दिन देतद तुम्हारी निठुराई, तो इस लाइन में, ठीक है ना, देखो यहाँ ता दा सा ना एक ही उच्चारण स्थान यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति कई बार हुआ है, इसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। लाटानुप्रास क्या हो गया बेटा, जहां अनेकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, समझे। जैसे ये बोल रहा है कि एक ही शब्द की मतलब आवृत्ति हो कई बार, लेकिन जो है उसका अर्थ भिन्न हो जाए। जैसे मतलब एक ही पूरा एकार्थक शब्दों की पूरा कई मतलब पूरा लाइन ही हो जाए। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये हमारे सर पढ़ाते थे बहुत अच्छे से, मज़ा आता था। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अभी सपूत और कपूत इसी में सिर्फ आ गया डिफरेंस, बाकी जो है इसी ने मीनिंग भी चेंज कर दिया, ठीक। जैसे प्रथम और द्वितीय पंक्ति में एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो रही है, देख रहे हो ना, ये देखो सेम, क्यों धन संचय क्यों धन संचय, पूत पूत, एक कपूत सपूत हो गया। अवयव के कारण अर्थ बदल गया, यानी यदि इसका मीनिंग समझ रहे हो, देखो यदि सपूत हो धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा, ठीक। यदि पुत्र कपूत हो तो भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सत्यानाश कर डालेगा, कितना भी धन दे दोगे उसका बर्बाद कर देगा, ठीक। क्लियर, आगे भी है, ऐसे कैसे भागेंगे, चलो। अंत्यानुप्रास, जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास। उदाहरण, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, नैनों की बातें नैना जाने। हमें तो ये सब नहीं समझ में आता, हमें यही आता है कि रटो और एग्ज़ाम दो, बाकी कुछ नहीं आता, दुनियादारी नहीं आती, क्या करें हम बताओ। चलो अब देखो बेटा, छंद के शब्दों के अंत में त व्यंजन की आवृत्ति हुई इसलिए अंत्यानुप्रास हो गया। ये हो गया हमारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो ये उपयुक्त उदाहरण में दोनों पदों के अंत में समान शब्द हैं, ठीक है ना, अंत में लास्ट का देखो सागर उजागर, ठीक। क्लियर, आगे चले। अंत्यानु, इसको हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। अब हम यमक पे आते हैं। यमक क्या होता है बेटा, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार, मतलब एक देखो अनेक बार जब एक ही उसका अनेक बार प्रयोग होता तो अनुप्रास हो गया। अनुप्रास के कितने भेद हैं आपको पता चल गया, ठीक। और उसके बाद अभी यमक पे आ गई। यमक पे क्या होता है, किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक। अर्थात एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए। जैसे कनक कनकते शोगिनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, मतलब एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना,
तो एक को खा के इंसान पागल बन जाता है, नशे में हो जाता है, और एक को पाने से पागल बन जाता है क्योंकि उसके अंदर घमंड आ जाता है। अब घमंड की बात आ गई, घमंड भी आ गया। काली घटा का घमंड घटा, ये मतलब जो आपको मैं दे रही हूँ ना, ये एग्जाम्पल्स कर लेना, यही रिकॉग्नाइज करने को आएगा कौन से अलंकार इसमें है। ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक ही पूछते हैं। काली घटा का घमंड घटा, घा 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 घमंड घटा। अब इसमें एक घटा का अर्थ क्या है? बादल। दूसरी घटा का अर्थ है, दूसरी घटा का अर्थ है घटा, कम होना। ठीक। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। उपयुक्त पंक्ति में तारे शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक, जेते तुम तारे, यानी ईश्वर क्या करते हैं? तारे हैं, ईश्वर ने हमें तार दिया, ने हमारा उद्धार कर दिया। दूसरा क्या? नभ में ना तारे हैं, दूसरे तारे का अर्थ है तारागण। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, हमें उर्वशी समान। उपयुक्त उदाहरण में उर्वशी के शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें प्रथम उर्वशी का प्रयोग एक अप्सरा के रूप में किया गया है तथा दूसरे उर्वशी का प्रयोग हृदय में स्थान, हृदय में बसने वाला। कहे कवि बेनी, बेनी थाल की चुराई लेनी। कहे कवि बेनी, बेनी थाल की चुराई लेनी। उपयुक्त पंक्ति में पहले बेनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के रूप में हुआ है, दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। 3 बेर खाती थी, मतलब यहाँ बेनी बेनी 2 आ गया ना, तो यहाँ बोल रहा है पहले का अर्थ क्या है? बेनी, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, मतलब बेनी कवि के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बेनी का अर्थ है चोटी। चलो, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। मैंने बताया था ना अभी कि एक बेर का अर्थ है 3 बार, दूसरे बेर का अर्थ है खाने वाला फल, बेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उपयुक्त पंक्ति में पहला मनका का अर्थ है माला के दाने, दूसरे मन का अर्थ है मन यानी हृदय। चले आगे सरकार। चलो, श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग और सभंग श्लेष। श्लेष अलंकार देख लो, ये क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देख लो। जब कोई आवृत्ति का किसी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, शब्द का प्रयोग तो एक ही बार होगा लेकिन उसका अर्थ अलग है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। पट देना यानी किवाड़ बंद कर देना भी होता है और वस्त्र देना भी होता है। ठीक। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। चमक यानी मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, तथा जल आटे के पक्ष में। ठीक, आगे चले बच्चा। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन का प्रयोग 3 अर्थ में किया गया है। जैसे पहला, अच्छे वर्णवृत्त छंदों के लिए जिसे कवि हमेशा ढूंढता फिरता है। दूसरा, सुंदर स्त्री, ठीक, जिसे व्यभिचारी तलाशता है। तीसरा, सोने के अर्थ में, जिसे चोर तलाशते हैं। मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां। कलियां शब्द 2 अर्थ में प्रयोग किया गया है। एक, पहला फूल खिलने से पूर्व की अवस्था। पुष्प जब खिलता है ना तो पहले कली के रूप में होता है, तब खिलता है, राइट। जाके अपने गार्डन में और गुलाब का फूल देखना,
पहले छोटा सा कली होती है, फिर बाद में फ्लावर बनती है। दूसरा यौवन युवा अवस्था, ठीक है ना, के रूप में किया गया है। मेरे मानस के मोती, मानस, मानस यानी मन और मानसरोवर दोनों का प्रयोग किया गया है। ये हो गया हमारा शब्दालंकार। अब हम आते हैं अपने अर्थालंकार पर। जहाँ शब्दों के अर्थ की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे इसमें उपमा आ गया। उपमा क्या होता है बेटा? जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा की जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म, उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाला। वाचक शब्द, उपमेय तथा उपमान की समानता बताने वाला। क्लियर? ये हो गया माय लॉर्ड। चलें सरकार, है घबराना मत है, मैं बिना पूरा किए छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। आप छोटे छोटे पार्ट में देख सकते हो, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने से भी एक प्रॉमिस होता है ना यार, ऐसा नहीं, मतलब सेल्फिश ही नहीं रहना हमें ज़िंदगी में। एक अपने आप से मैंने मतलब प्रॉमिस किया है कि आई विल डू समथिंग यू नो कॉमन से अलग। हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में हरि के पैरों की समता कमल से की जाती है, अर्थात कमल उपमान है। हरि के पैर जो कि तुलना के आधार हैं, उपमेय कहलाता है। कोमलता वाले गुण के कारण ही दोनों में समानता दिखाई गई, अतः वह समान धर्म है। शब्द तथा से शब्द वाचक है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वह टूटे तर की छोटी, अरे रुक जाओ यार, सही तो है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वह टूटे तर की छोटी लता सी, सा सी है ना, के समान, ये सब होते हैं जिसको इंग्लिश में सिमली बोलते हैं। इंग्लिश भी लाऊंगी बच्चा, 100% लाऊंगी, ठीक है ना। MTGT इन इंग्लिश ऑल्सो लाऊंगी, सब कुछ लाऊंगी, बस स्टेप बाय स्टेप, है ना। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वह टूटे तर की छोटी लता सी देन, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नैन मृग नैन से सुंदर, बरस रहा रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, नील कमल से सुंदर नयन, नभ प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, पड़ी थी बिजली सी विकराल, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, बहता तो बहता समय शिला सा जम गया, सॉरी इट वॉज बाय मिस्टेक, तब तो बहता समय शिला सा जम गया। तो इसमें आपने देखा होगा ना, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें सा, सी, से, के समान, ठीक है, जैसे, के जैसे, ये है। और उपमा अलंकार के दो भेद हैं, पूर्वोपमा और लुप्तोपमा। पूर्वोपमा क्या होता है? जहाँ उपमान, उपमेय और धर्म और वाचक चारों शब्दों द्वारा कथित हों, पूर्वोपमा कहलाते हैं। ये बेटा 2-3 बातों में ये याद कर लेना, मतलब जहाँ उपमेय, उपमान, उपमेय, धर्म, वाचक चारों शब्द द्वारा कथित हों, ठीक, पूर्वोपमा कहते हैं। जैसे तापस माला गंगा निर्मल शश मुख से देश मृग
मृद करतल, लहरें उस पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता सा तरल